सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 11 20वीं सदी में संचार के माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। खंड अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, लोकमान्य तिलक ने मराठी में खाली स्थान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। उत्तर, केसरी। दूसरा, भारतीय भाषा में प्रथम पत्रिका की शुरुआत खाली स्थान में हुई। उत्तर, सन 1818। तीसरा, भारत की पहली फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई जिसका नाम खाली स्थान था। उत्तर, राजा हरिश्चंद्र। चौथा, खाली स्थान ने वास्तव में विश्व के सभी कंप्यूटरों और कोनों को आपस में जोड़ने का काम किया। उत्तर, इंटरनेट। पांचवा, खाली स्थान और खाली स्थान हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित धारावाहिक है। उत्तर, रामायण और महाभारत। छठवा, बिना तार के आसमान में मौजूद तरंगों के माध्यम से संदेश और आवाज़ पहुंचाने का काम खाली स्थान करता है। उत्तर, रेडियो। सातवां, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संचार की एक नई तकनीक खाली स्थान थी। उत्तर, टेलीविज़न। आठवां, खाली स्थान के जरिए तार के माध्यम से आवाज़ पहुंचाई जा सकती है। उत्तर, टेलीफोन। खंड ब, एक शब्द में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, जीवन शैली पर किस मीडिया का तीव्र प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर, टेलीविज़न। प्रश्न क्रमांक 2, प्रथम फारसी साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? उत्तर, मिरात उल अखबार। प्रश्न क्रमांक 3, देशभक्ति पर आधारित फिल्म कौन सी थी? उत्तर, पूरब पश्चिम। चौथा, डिजिटल क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर, इंटरनेट। प्रश्न क्रमांक 5, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? उत्तर, सैमुअल मॉर्स। प्रश्न क्रमांक 6, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? उत्तर, जे.एल. बेयर्ड। प्रश्न क्रमांक 7, चलचित्र का आविष्कार किसने किया था? उत्तर, लुमिए बंधु। 8वां, भारतीय भाषा में प्रथम पत्रिका की शुरुआत कब हुई? उत्तर, 1818। प्रश्न क्रमांक 9, सूचना प्रसारण को और तेज विश्वव्यापी बनाने में किसका काफ़ी महत्व है? उत्तर, उपग्रह का। प्रश्न क्रमांक 10, भारत की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? उत्तर, दिग्दर्शिका। प्रश्न क्रमांक 11, लोकमान्य तिलक की पत्रिका थी? उत्तर, केसरी। बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? उत्तर, टेलीफोन का आविष्कार 1876-77 में ग्राहम बेल ने किया। प्रश्न क्रमांक 2, किन्हीं 3 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के नाम बताइए? उत्तर, 3 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के नाम, पहला टेलीफोन, दूसरा रेडियो, तीसरा टेलीविज़न है। प्रश्न क्रमांक 3, किसी बात या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? उत्तर, किसी बात या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय भाषा में प्रथम पत्रिका का प्रकाशन कब, कहाँ और कौन सी भाषा में हुई थी? उत्तर, भारतीय भाषा में प्रथम पत्रिका की शुरुआत सन 1818 में बंगाल में मार्समान द्वारा बंगाली भाषा की पत्रिका दिग्दर्शिका से हुई। प्रश्न क्रमांक 5, सन 1837 में किसकी सूचना को विद्युत तारों के माध्यम से त्वरित भेजा जाता था? उत्तर, सन 1837 में टेलीग्राफ का आविष्कार सैमुअल मॉर्स ने किया था। इसमें टेलीग्राफ की सूचना को विद्युत तारों के माध्यम से त्वरित भेजा जाता था। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, मुद्रित माध्यम और टीवी के संप्रेषण में क्या समानता और अंतर देखने को मिलता है? उत्तर, समानताएं। समानता 1, मुद्रित माध्यम व टीवी विचारों, सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन है। दूसरी समानता, मुद्रित माध्यम व टीवी के ये विचारों के मंथन
वह ज्ञान का खजाना है। इससे जुड़कर दुनिया से जुड़ना आसान हो गया है। समानता 3, मुद्रित माध्यम व टीवी ये मनोरंजन के माध्यम भी है और समीक्षा, लेखचित्र, महाबहस में भी हमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराती है। मुद्रित माध्यम और टीवी के संप्रेषण में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, मुद्रित माध्यम व टीवी संप्रेषण के तरीकों के कारण वर्ग को विभेद कर देती है। जैसे शिक्षित व्यक्ति मुद्रित माध्यम का लाभ उठा पाता है, जबकि टीवी के दर्शक शिक्षित, अशिक्षित सभी होते हैं, अतः इसका क्षेत्र बड़ा होता है। अंतर 2, मनोरंजन व ज्ञान की दृष्टि से मुद्रित माध्यम का क्षेत्र छोटा होता है, जबकि टीवी का क्षेत्र बड़ा होता है। अंतर 3, त्वरित जानकारी का उत्तम माध्यम टीवी है, जबकि मुद्रित माध्यम इस मामले में आज बहुत धीमा है। टीवी कुछ जानकारियां हमें लाइव दिखा देती है। प्रश्न क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के कोई 3 महत्व लिखिए। उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के महत्व इस प्रकार है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सस्ते होते हैं। दूसरा, संचार के तीव्रगामी साधन है। तीसरा, परिवहन आसानी से हो जाता है। चौथा, मिनटों में विश्व के दूरस्थ देशों से संपर्क हो जाता है। वैश्वीकरण को इससे बढ़ावा मिला है। प्रश्न क्रमांक 3, नए युग की मीडिया के नाम से किसे जाना जाता है और क्यों? उत्तर, कंप्यूटर में संचालित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का सशक्त माध्यम जो कंप्यूटर के माध्यम से संभव हुआ। कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव, संक्रियात्मक मीडिया का विकास हुआ। इसे ही नए युग का इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के नाम से जाना जाता है। इसे नए युग का माध्यम कहे जाने के पीछे कारण इस प्रकार है। पहला, आज का व्यक्ति केवल मूल ग्राहक ही नहीं बल्कि सक्रिय भागीदार है। पढ़ना, लिखना, विचार और वह चित्रों को अपने अनुसार परिवर्तित कर सकता है। दूसरा, मनोरंजन के साधन और लोगों के संपर्क को आसान बना दिया है। तीसरा, आर्थिक क्रियाकलाप और बैंकिंग का प्रमुख साधन बन गया है। चौथा, जन आंदोलन में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने के कारण मीडिया का महत्व बहुत तेजी से जन जन तक पहुंच रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। प्रश्न क्रमांक 4, आधुनिक मास मीडिया में विज्ञापनों की भूमिका लिखिए और यह बताइए कि ये बड़ी कंपनियां या बड़े घरानों के नियंत्रण में क्यों आ जाती है। उत्तर, टेलीविज़न के माध्यम से दर्शकों की बड़ी संख्या तक किसी उत्पाद की जानकारी को हम पहुंचा सकते हैं। साथ ही दर्शकों को उन उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचने और लाभ की प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक टेलीविज़न चैनलों को नए नए विषयों की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। परिणाम स्वरूप व्यावसायिक चैनलों के आने के बाद मनोरंजक कार्यक्रमों और टेलीविज़न में विज्ञापनों की संख्या बढ़ी है। मास मीडिया को चलाने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यही नहीं, इसे चलाने के लिए विज्ञापनों की ज़रूरत थी जो केवल बड़ी कंपनियां ही दे सकती है। इतनी बड़ी तादाद पर छापकर हर क्षेत्र और प्रदेश में पहुंचा सकते थे। छोटे प्रकाशक ये नहीं कर सकते थे, इसलिए मास मीडिया बड़े कंपनियों या घरानों के नियंत्रण में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? क्या आपने इंटरनेट का उपयोग किया है? उसके अनुभव के बारे में लिखिए। उत्तर, संचार का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना या ले जाना, लेकिन संप्रेषण का अर्थ है किसी बात या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, जैसे अखबार और चिट्ठी। इंटरनेट आज की मुख्य आवश्यकता बन गई है। इंटरनेट के द्वारा अनेक दुर्लभ जानकारियां उपलब्ध हो रही है। रेलवे टिकट आरक्षण, मौसम, बाजार, स्थान निरीक्षण, भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, वाणिज्यिक सभी जानकारियां हम इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। अब इंटरनेट की सुविधा टेलीफोन, मोबाइल पर भी उपलब्ध हो रही है। प्रश्न क्रमांक 6, आपके घर या पड़ोस में कौन कौन से चैनल देखे जाते हैं? उनमें से निजी चैनल व सरकारी चैनल के नाम बताइए। क्या आप अपने अनुभव से टेलीविज़न के प्रभाव के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? उत्तर, हमारे घर या पड़ोस में अनेक चैनल देखे जाते हैं। इनमें निजी चैनल स्टार प्लस, स्टार उत्सव, जी टीवी,
सोनी, कलर्स, रिश्ते है। सरकारी चैनल में सभी दूरदर्शन के सरकारी चैनल हैं। वास्तविक और विश्वसनीय समाचार चैनल से प्राप्त होते हैं। टेलीविज़न के प्रभाव स्वरूप बच्चों में खेलने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। लोगों का दायरा संकुचित हो रहा है। पारिवारिक दूरियां कम हो रही है। चर्चा का स्थान केवल मनोरंजन तक सीमित रह गया है। शिथिलता बढ़ती जा रही है। पारिवारिक संबंध भी संकुचित होते जा रहे हैं। ये भविष्य के लिए खतरनाक है। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, 20वीं सदी में अखबार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। उत्तर, अखबार छपाई की शुरुआती गतिविधि अमेरिका और ब्रिटेन में देखने को मिलती है। वहाँ प्रकाशित होने वाले अखबारों में दो तरह के वैचारिक फैलाव की भूमिका थी। पहला, व्यापारियों के लिए व्यावसायिक खबरें। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों के लिए विचारों को फैलाने वाली खबरें। इन्हीं खबरों में एक तीसरे रूप का भी चलन बढ़ा, जो कई खबरें कामगारों तक पहुंचाती है, जो पेन्नी प्रेस के नाम से जानी जाती है। अखबारों के कारण ही अधिकाधिक लोगों तक विज्ञापन के द्वारा उत्पाद भी पहुंचने लगे। अतः यह कहा जा सकता है कि अखबारों के द्वारा विज्ञापनों के प्रसार ने उपभोग और उत्पादन की प्रक्रियाओं को व्यापक बनाया। यदि हम 20वीं सदी के अखबार से 19वीं सदी के अखबार में अंतर खोजें तो ज्ञात होगा कि 19वीं सदी के अखबार विज्ञापनों से होने वाली आय का उपयोग तो करते थे, पर वे उन पर निर्भर नहीं थे, जबकि 20वीं सदी के अखबार आय पर ज़्यादा निर्भर हो गए। राजनीतिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव और लोकतांत्रिक चुनाव में उच्च वर्गों की भूमिका थी, जबकि इनके विरुद्ध निम्न तबके के संघर्षरत थे। ऐसे में अखबारी खबरों और विचारों का भी सेंसरशिप होने लगा। एक समय ऐसा भी था जब सरकार पत्रिकाओं पर कर लगाने लगी, जिसका विरोध भी हुआ। यह समय अब पत्रिकाओं का स्वर्णिम युग के दौर पर प्रारंभ था। 20वीं सदी में अखबार प्रकाशकों में हुए परिवर्तन के कारण अखबारों की भूमिका में परिवर्तन आ गया। अब उनका काम सिर्फ खबरें व विज्ञापन उपलब्ध कराना ही नहीं रह गया, बल्कि उनके माध्यम से जनसमूह को किसी खास दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और ब्रिटेन के अखबार एक दूसरे के प्रति कटुता पैदा करने वाली खबरें छाप रहे थे, जिससे दोनों गुटे के देशों के अखबारों में अति राष्ट्रवादी भावनाएं व सेना में भर्ती को प्रोत्साहन करने वाली खबरें प्रमुखता से छपती रही। भारत में भी अंग्रेजी शासन के साथ अंग्रेजी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। आगे चलकर भारतीय भाषाओं में भी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। भारत में ये प्रकाशन प्रारंभ होते ही औपनिवेशिक राज्य ने उन पर नियंत्रण शुरू कर दिया। कानून के अनुसार प्रकाशक को नाम व पता प्रकाशित करना आवश्यक हो गया। प्रकाशकों को आश्वासन के साथ साथ एक बड़ी रकम सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना पड़ता था, जिससे अप्रिय सामग्री प्रकाशित करने पर वह जब्त कर ली जाती थी। प्रेस कानून के इतिहास से स्पष्ट होता है कि भारतीय मध्यम वर्ग ने इन कानूनों का कड़ा विरोध किया और हटाने पर जोर भी दिया। साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्त होने में देश के पत्र पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका और जन आंदोलन को कोनों कोनों तक पहुंचाया। अतः विकास की यह सदी अखबार रूपी माध्यम से जुड़ी हुई है। प्रश्न क्रमांक 2, संचार माध्यम का उल्लेख कीजिए और उसका प्रभाव बताइए। उत्तर, संचार माध्यम का हम इस प्रकार उल्लेख कर सकते हैं। पहला, टेलीग्राफ और टेलीफोन। ये त्वरित सूचना भेजने का एक सशक्त माध्यम रहा है। खबरों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में ये दोनों ही माध्यम अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे किसी अखबार की कोई राजनीतिक घटना थी, कपास के दाम में कमी या वृद्धि की सूचना जल्दी मिलना उसकी बिक्री को प्रभावित कर सकता था। इन माध्यमों ने समाज को पास लाने, विचारों, संस्कृतियों को बांटने और सोच को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, रेडियो। बिना तार के आसमान में मौजूद रेडियो तरंगों के माध्यम से संदेश और आवाज़ को पहुंचाने का काम तारविहीन रेडियो करता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका जैसे देश में रेडियो प्रसारण स्टेशनों की संख्या बढ़ी। बाद में यूरोपीय देश भी इस ओर कदम बढ़ा लिए। समाज में नाटक, हास्य व्यंग्य कार्यक्रम, वार्ता,
शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रसारण से रेडियो की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। 1930 में भारत में भी ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई। तीसरा, फिल्म और टेलीविज़न। फ्रांस के पेरिस में चलचित्र की शुरुआत हुई, जिसमें वार्तालाप चित्र पर टाइप करके दिखाया जाता था। बाद में थिएटर का रूप आया। फिल्मों के निर्माण में खर्च अधिक और यह अनिश्चितता कि मुनाफा देगी या नहीं, अतः फिल्म निर्माण में पूंजीपतियों की मांग बढ़ी। ये फिल्में समय के अनुसार समाज का प्रतिबिंब रही है। उदाहरण के लिए भारत में बनी 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया जैसी फिल्में साहूकारी प्रथा और सामाजिक संघर्ष को दिखाती है। उसी प्रकार शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में बनने वाली यूरोपीय फिल्मों में नस्लीय पूर्वाग्रह व अंतर्राष्ट्रीय तनाव को आसानी से देखा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संचार की नई तकनीक टेलीविज़न ने पैर फैलाया, जो घर घर अपनी पहुंच बनाने में सफल हुआ। आकलन कहता है कि औसतन प्रत्येक व्यक्ति 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे समाज पर उसका असर हुआ है कि लोग मिलना, बातें करना, आना जाना, सैर सपाटा करना इसी के माध्यम से तय करने लगे हैं। यद्यपि थीम बेस्ड चैनलों से राष्ट्रीय एकता, कृषि, साक्षरता, शिक्षा और स्वास्थ्य कल्याण जैसे विषयों के प्रति दर्शकों को सजग बनाया गया है। आज के दौर में व्यावसायिक कंपनियों ने अपने उत्पाद और बिक्री को बढ़ाने के लिए और उसे अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए विज्ञापनों में जाने माने व्यक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे खिलाड़ी, फिल्मी सितारे आदि को विज्ञापनों में लाते हैं। चौथा, अखबार। समाचार पत्र संचार का सशक्त माध्यम है। 19वीं सदी के शुरुआती दशक से ही यह व्यावसायिक और राजनीतिक खबरों को लोगों तक पहुंचाता रहा है। 20वीं सदी के प्रारंभ से विद्युत छपाई मशीनों के उपयोग होने से कम कीमतों में जानकारियां समाज में पहुंचने लगी। विश्व के कई उपनिवेशों में पत्र पत्रिकाएं आज़ादी के संघर्ष में लोगों को जागरूक करने और अपने अधिकारों को जानने का अवसर दिया। आज भी समाज का चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है। इसे समाज का आईना भी कहा जाता है। अंतर लिखिए। पहला, सामान्य संचार माध्यम और मास मीडिया में अंतर। सामान्य संचार माध्यम जैसे पत्र को किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों को लिखा जाता है, जो उसके प्राप्तकर्ता और पाठक दोनों होते हैं, जबकि मास मीडिया जैसे संचार के माध्यम से लोगों के बड़े समूह तक संदेशों व विचारों को पहुंचा सकते हैं। दूसरा, छपाई माध्यम और डिजिटल माध्यम में अंतर। छपाई माध्यम के खबर या समाचार इकट्ठा करने की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, जबकि डिजिटल माध्यम से खबर संचालित करना और एक जगह से दूसरी जगह भेजना अत्यंत सरल और त्वरित होता है। तीसरा, मोबाइल फ़ोन का लोकतांत्रिक जन आंदोलनों में उपयोग। नए युग की मीडिया मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव है। लोग न केवल चीज़ों को देख, सुन या पढ़ रहे हैं, बल्कि उन्हें बदल भी रहे हैं, जिसके कारण संक्रियात्मक मीडिया का विकास हुआ है। डिजिटल क्रांति का एक प्रभाव यह भी हुआ है कि कंप्यूटर, फ़ोन और टीवी का एकीकरण हुआ है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन से व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से क्या देखना चाहता है, उसे वह अपने द्वारा निर्मित समय में देख सकता है। वह अपने विचार और चित्रों को भी प्रकाशित कर सकता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक आंदोलनों में भी मोबाइल फ़ोन का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। 2010 में लीबिया के पड़ोसी देश में जो विद्रोह हुए, उसका संचालन मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से किया गया और इन्हीं की मदद से यह क्रांतिकारी लहर लीबिया, यमन, बहरीन और सीरिया तक फैला। लोकतंत्रात्मक मांगों के लिए यह हिंसात्मक आंदोलन मोबाइल के कारण बना। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।